एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया, जो दिखने में बड़ा ही हष्ट-पुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह कुछ नाम बहुत ही अटपटा सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था। साथ ही रात्रि होने वाली थी। सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ। तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर वह चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हो गया और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसके मन ही मन सोचा, जहां भी ये महाकाल जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित जी से कहा कि आप चलें, मैं आगे आपसे मिलता हूँ। मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, सो मैं आपसे आगे मिल लेता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने काट लिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित को सहन न हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े पेशों पेश में पड़ गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वैसा मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी।
जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत ही है, इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे की ओर मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था, इसीलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था, न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर क्या हुआ उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती है शरीर में, इसलिए हृदयाघात की वजह से मित्र की मृत्यु हो गई। और उसी की वजह से तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित जी को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। क्योंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है। इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हो गई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं होता। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने सहन कर लिया है, उसे देखकर मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। सो तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र की यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करना ही है। सो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं और उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से यह तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही न तो मृत्यु नहीं होगी। यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी। सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने की व्यवस्था कर दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आ जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। सो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी
और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। क्योंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही हो। सो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे रोका नहीं और न ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर किसी दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने थी और होने जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित से पिछले 6 महीने की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने को क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित अपनी मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उस राजा का मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहे। कहानी का दूसरा भाग अवश्य सुने, जो पहले मैंने डाल दिया, भाग की रेखा दूसरा भाग।